हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग हमारी वीडियो देख रहे होंगे और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर रहे होंगे, ठीक है। और अपनी जो तैयारी है, जो प्रैक्टिस है, वो अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है। तो हमारे कल 2 मॉडल रह गए थे। वैसे कोशिश की थी कि कल ही वो पूरे हो जाएं। यूनिट 5 चल रही है हमारी, आप लोग को बता दूं यूनिट 5 करिकुलम चल रहा है, पाठ्यचर्या अध्ययन। यूनिट 5 का पार्ट सी आज हमारा पूरा हो जाएगा। कल इसमें जो आपके पाठ्यचर्या मूल्यांकन के जो मॉडल्स दिए थे, करिकुलम एवेल्यूएशन जो मॉडल्स थे, इसमें आपके टाइलर का मॉडल हो गया था और स्टेक का मॉडल हो गया था। 2 मॉडल्स जो आपके छूट गए थे वो हैं स्क्रीवेन का मॉडल और किर्कपैट्रिक का मॉडल। ये मॉडल आज हम इनकी बात कर लेंगे। इसके बाद हमारा जो यूनिट 5 का पार्ट डी कल से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं, हमारी यूनिट 5 है, यूनिट 5 का पार्ट सी, स्क्रीवेन का मॉडल। ठीक है, स्क्रीवेन का मॉडल। यदि पिछला वीडियो आप लोगों ने हमारा देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमने पहले जो टाइलर का मॉडल पढ़ाया था, ये एवोल्यूशन का मॉडल है। आप लोगों को पता होना चाहिए। जो हमारे पार्ट यूनिट 5 में पार्ट बी में जो मॉडल्स दिए हुए हैं वो पाठ्यचर्या डिज़ाइन के मॉडल दिए हुए हैं, करिकुलम डिज़ाइन, ठीक है। पाठ्यचर्या अभिकल्प के मॉडल दिए हुए हैं कि हम मॉडल किस तरीके से बना सकते हैं, उनको और बेटर कैसे कर सकते हैं, उनमें किस तरीके से और ज़्यादा सुधार कर सकते हैं। कि मान लीजिए हमको किसी को खाना खिलाना है, ठीक है, तो थाली एक ये भी होती है कि हम केवल रोटी और सब्जी रख दें, ठीक है। एक थाली ये भी होती है कि हम इसमें थोड़ा सा सैलेड भी रख दें, थोड़ा पापड़ भी रख दें और नमक भी रख दें, अचार भी रख दें। तो इस तरीके से तो मतलब हम कितना अच्छा कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या हमको पाठ्यचर्या डिज़ाइन बनानी थी, ठीक है, ठीक है। हमको डिज़ाइन बनानी थी कि जिससे बच्चे हों, जो उनकी शिक्षा के उद्देश्य हैं वो पूरी तरीके से पूरे हो सकें, अच्छे से पूरे हो सकें। तो यहाँ पे हमके बच्चों को लिए क्या करिकुलम बनाना था, ठीक है। जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य हैं, जो दार्शनिक आधार आपने पढ़े थे, समाजशास्त्रीय आधार पढ़े थे, इसके बाद आपने मनोवैज्ञानिक आधार पढ़े थे, उनके बेस के हिसाब से करिकुलम हमारा कैसा होगा, ठीक है। तो हमने वहाँ पढ़ा था। इसके बाद यहाँ हमको पढ़ना, इसके बाद हमने इसमें मूल्यांकन भी किया था। उसमें भी मूल्यांकन पढ़ा था कि भाई जो करिकुलम बनाने वाला होगा वो अलग होगा और जो आपका उसको रिजल्ट देने वाला होगा या आपको मार्क्स देने वाला होगा कि आपका एवल्यूएशन, पहले एक तो ये होता है कि हमने खाना बनाया और खुद ही टेस्ट कर लिया, ठीक है, तो नमक कैसा है, सब्जी कैसी है, किसी दूसरे को खिलाने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या होता है मूल्यांकन, दूसरा होता है कि जब हम खाना बनाने के बाद दूसरे व्यक्ति को खिलाएंगे और वो बताएगा इसमें कमी क्या है, ठीक है। तो एक ये मूल्यांकन होता है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि मतलब कि हमने जो करिकुलम बनाया, जो आपका NCT है, UGC है, ये करिकुलम बनाएंगे तो ये पहले ये खुद मूल्यांकन करेंगे, उसको क्या करेंगे, डिज़ाइन बनाएंगे उसकी, ठीक है, उसका क्रियान्वयन करेंगे, उसको लागू करेंगे, फिर उसका इवैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। तो फिर एक मूल्यांकन ये होगा। इसके बाद क्या होगा कि UGC ने जो करिकुलम बनाया या आपका NCERT ने करिकुलम बनाया, तो जो मूल्यांकन करता होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं, वो जो प्रोफेसर होते हैं वो अलग होते हैं मूल्यांकन के। इसके बाद क्योंकि भाई हमने जो चीज़ बनाई है, हमने खाना बनाया है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो वो अच्छा ही होगा, लेकिन यदि उसमें कोई कमी है तो वो दूसरा व्यक्ति बता पाएगा, मैं खुद नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मुझको अपनी कमी दिखाई नहीं देगी। तो यही इसका भी है। तो जो मूल्यांकन करता होते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं, वो मूल्यांकन करने वाले करिकुलम एवेल्यूएशन के अलग होते हैं। फिर वो देखते हैं कि इसमें क्या कमी है, जो आपके उद्देश्य थे उनके अकॉर्डिंग आपका करिकुलम बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको सुझाव देते हैं और बताते हैं कि ये कमी को हटा, ये चीज़ों को हटा के ये चेंज करिए इसमें, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, अपने करिकुलम में सुधार कर लेते हैं। एक एवेल्यूएशन वो था, ये आपने पढ़ा था पार्ट बी में, ठीक है, ये आपको पार्ट बी में पढ़ा था। अब जो यहाँ आपको पढ़ना है, ये पाठ्यचर्या मूल्यांकन के मॉडल्स पढ़ने हैं। मॉडल्स आपको हम बता चुके हैं कि मॉडल क्या होता है। सबसे पहले आप सीधी सी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मॉडल्स पढ़ना है कि देखिए आप किसी 4 लोगों से कहिए कि आप हमारे लिए थाली लगा दीजिए, खाना परोस दीजिए, तो क्या जो 4 लोग होंगे वो एक सही थाली लगाएंगे, सेम लगाएंगे? नहीं लगाएंगे ना। तो सबकी अलग अलग तरीका होता है, उसी को हम मॉडल्स कहते हैं। जैसे हमने कहा ये मार्कर है तो ये ओरिजिनल है, लेकिन यदि मैं इसको ऐसे बना दूँ तो क्या ये मार्कर नहीं है? ये भी मार्कर है, लेकिन ये मार्कर का क्या है, ये मॉडल है। क्या है? ये मॉडल है। और लेकिन ये क्या है, ये रियल है। जैसे आप मॉल में जाते होंगे, कहीं बाजारों में जाते होंगे, स्टेचू वगैरह देखते हो तो वो क्या होते हैं, मॉडल ही तो होते हैं। लेकिन अब इसमें सभी लोग क्या एक जैसी स्टेचू सभी बच्चे बनाएंगे कि ये जो मार्कर है क्या पूरे जो मार्कर होते हैं ऐसे ही होते हैं?
नहीं होते हैं ना, अलग अलग होते हैं, ओरिजिनल भी अलग अलग होते हैं। तो ये मॉडल अलग अलग व्यक्ति अपने अपने हिसाब से बनाता है। उसमें किसी को कुछ कमी लगी तो उसने सुधार कर दिया, किसी को नई चीज़ जो आ गई तो उसने उसके अकॉर्डिंग बना दिया उसको। तो ये चीज़ें होती है, तो इसी को हम मॉडल कहते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या, वहाँ पे जो मॉडल पढ़े थे आपने, परंपरागत मॉडल पढ़े थे, समकालीन मॉडल पढ़े थे, ट्रेडिशनल पढ़े थे, ठीक है, कंटेम्प्रेरी बेस्ड पढ़े थे, सक्षमता आधारित, सामाजिक कार्यकलाप आधारित जो आपके अभिरुचि मॉडल थे, ठीक है, नीड एंड इंटरेस्ट अकॉर्डिंग मॉडल था, ठीक है। इसके बाद आपका परिणाम आधारित एकीकृत मॉडल जो आपका आउटकम बेस्ड मॉडल था, ठीक है। एक हस्तक्षेप मॉडल, CIPP मॉडल, कंटेक्ट, इनपुट, प्रोसेस, प्रोडक्ट मॉडल, ये आपने पढ़े हुए थे। तो ये आपके क्या थे, करिकुलम डिज़ाइन के मॉडल थे। यहाँ पे आपको बताया गया था कि हम जो करिकुलम है वो किस किस तरीके से बना सकते हैं और किस किस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पे जो मॉडल हैं आपके, ये है पाठ्यचर्या मूल्यांकन के मॉडल, कि हम जो पाठ्यचर्या का मूल्यांकन कर सकते हैं वो किस किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको, क्योंकि इस यूनिट में बहुत लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आपका क्या, पाठ्यचर्या पाठ्यचर्या पाठ्यचर्या, बस करिकुलम ही करिकुलम पढ़ना है। लेकिन चीज़ों को समझिए, थोड़ा सा डिफरेंट है बस, इसमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं है इसमें। तो यहाँ पे जो ये अब यहाँ पे आपको मॉडल जो हमने पढ़ाए हैं, कल हमने आपका टायलर का मॉडल पढ़ा था। ये क्या है, आपका करिकुलम इवैल्यूएशन का मॉडल, ठीक है। आपका पाठ्यचर्या मूल्यांकन का मॉडल है कि मूल्यांकन हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो टायलर थे, स्टिक थे, स्क्रीवेन एवं किर्कपैट्रिक, तो इन्होंने जो मॉडल बताए हैं कि हम अलग अलग तरीके से बताए हैं कि अलग अलग तरीके से आप इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो जो टायलर थे, टायलर का हमने बताया था कि इन्होंने क्या कहा था, उद्देश्य के अकॉर्डिंग, उद्देश्य महत्वपूर्ण होते हैं। जो हमारा मूल्यांकन का जो हम बनाते हैं, जो मूल्यांकन करते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, और हो रही है तो किस सीमा तक हो रही है। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इन्होंने कई स्टेप बताए थे जो हम आपको टायलर के मॉडल में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका मॉडल है स्टेक का मॉडल, ये क्या, ये किस चीज़ की बात करता है, ये आपका आउटकम की बात करता है कि जो हमारा रिजल्ट है, ठीक है, जो रिजल्ट है वो कैसे आया, ठीक है। तो रिजल्ट जो हमारा आउटकम आया, आउटकम लाने की बात करता है कि हम किस तरीके से अपना आउटकम अच्छा ला सकते हैं, ठीक है। ये आपका उद्देश्य की बात करते हैं कि किस तरीके से हमें अपना उद्देश्य पूरा करना है जो हमारा नेट क्वालिफाई का है। तो ये सभी चीज़ों को मानते हैं। लेकिन ये क्या कहते हैं, जो हमारा आउटकम है, केवल हमारे पास मार्कशीट हमारे क्वालिफाई की आ जानी चाहिए, वो किसी भी तरीके से आए, ठीक है। उसके लिए एक सीधा सीधा जो फोकस करता है। तो यदि आपसे ये चीज़ आप याद रखना कि जो टायलर का मॉडल है, यदि पूछा जाए वो किस पे फोकस करता है, तो ये उद्देश्य केंद्र, ठीक है। आपका क्या एम सेंटर मॉडल है, और ये आपका आउटकम सेंटर मॉडल है, ठीक है। अब अगला जो आपको पढ़ना है स्क्रीवेन का मॉडल, ठीक है, स्क्रीवेन का मॉडल। तो ये आपका किसका है, तो ये ना तो उद्देश्यों की बात करता है और ना ही क्या आउटकम की बात करता है। इन दोनों से हट के बात करता है। ये ना कहता कि उद्देश्य जरूरी है, ये कहता शिक्षा के लिए कोई उद्देश्य नहीं होने चाहिए, और ये आउटकम की भी बात नहीं करता है कि यदि हमारे उद्देश्य होंगे तो हम क्या केवल आउटकम पर फोकस करेंगे कि हमारा रिजल्ट अच्छा आ जाए। यदि हमारा उद्देश्य है नेट क्वालिफाई करना, तो हम सोचेंगे कि हमारा नेट क्वालिफाई हो जाए। तो ये ना तो उद्देश्यों की बात करते हैं और ना ही आउटकम की बात करते हैं, जो आपके स्क्रीवेन है, ठीक है। ये कहते हैं कि जो शिक्षा होती है वो कैसी होती है, गोल फ्री, उद्देश्यों से फ्री, लक्ष्य से फ्री, लक्ष्य फ्री, उद्देश्य फ्री होती है। शिक्षा का कोई उद्देश्य, मूल्यांकन का कोई उद्देश्य नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हम करिकुलम मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं शिक्षा का कोई उद्देश्य या करिकुलम का कोई उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। जो ये मॉडल इन्होंने दिया था 1973 में दिया था, ठीक है, याद रखना आपको। ये जो मॉडल दिया था इन्होंने 1973 में दिया था, और ये कहते थे कि इसके कोई करिकुलम के कोई उद्देश्य नहीं होते, जो हमको अपना मूल्यांकन करना चाहिए वो उद्देश्यों से और परिणाम से हटकर करना चाहिए। इनके आधार पर हमको मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये कहते थे कि उद्देश्य से और आपके परिणाम से,
परिणामों से हटकर हमको एवेल्युएशन करना चाहिए। क्योंकि यदि शिक्षा के उद्देश्य होंगे, ये मॉडल कहता है कि यदि हम पहले से अपना उद्देश्य निर्धारित कर लेंगे तो क्या होगा कि बच्चा केवल उसी उद्देश्य को पाने के लिए पढ़ाई करेगा। आपका उद्देश्य नेट क्वालिफाई करना, तो आपको पहले से पता है, तो उद्देश्य पहले से निर्धारित नहीं करने चाहिए। ये कहते हैं यदि हमारे पहले से उद्देश्य निर्धारित होंगे तो जो हम पढ़ाई करेंगे केवल उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए करेंगे। आपका उद्देश्य क्या है? नेट क्वालिफाई करना। तो जिस दिन आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा उस दिन आप अपना क्या कर देंगे? पढ़ाई करना बंद कर देंगे, क्योंकि आपका उद्देश्य पूरा हो गया। तो ये कहते हैं कि उद्देश्य और परिणामों के हटकर मूल्यांकन करना चाहिए। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। 4 लोग हैं इन लोगों ने, और स्पेशली इस चीज़ को एक और याद रखना कि जो आपके टायलर हैं, स्टेक हैं और स्क्रीवेन हैं और एक और है किर्कपैट्रिक, ये जो 4 लोग हैं ये इन्होंने किसका मॉडल दिया? आपका करिकुलम एवेल्युएशन का। ठीक है, पाठ्यचर्या मूल्यांकन का मॉडल। और भी जो आपके जो सक्षमता आधारित मॉडल हैं, जो आपके हस्तक्षेप आधारित मॉडल हैं, ठीक है, समकालीन मॉडल, परंपरागत मॉडल है, तो इनको आप याद रखना। ये आपके कैसे हैं? करिकुलम डिज़ाइन के मॉडल हैं। केवल और केवल ये 4 ही ऐसे हैं जो आपके करिकुलम मूल्यांकन के मॉडल हैं, वो आपके करिकुलम बनाने के मॉडल है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो मूल्यांकन की बात करते हैं ये उद्देश्यों और परिणामों से हटकर बात करते हैं। ठीक है, और ये कहते हैं, इन्होंने एक कथन कहा है कि लक्ष्य केवल प्रत्याशित प्रभावों का उपसमुच्चय है। इसके उद्देश्यों एवं पाठ्यचर्या, जो मूल्यांकन के जो उद्देश्य और परिणामों के संदर्भ में ये कहती हैं कि लक्ष्य केवल प्रत्याशित प्रभावों का उपसमुच्चय है। ठीक है, सुना? ये कहते हैं कि जो हमारी यदि जो लक्ष्य होते हैं वो केवल प्रत्याशित प्रभावों का उपसमुच्चय होते हैं। ये पाठ्यचर्या मूल्यांकन के संदर्भ में कहते हैं, या परिणामों के संबंध में स्क्रीवेन कहते हैं कि जो यदि हम परिणाम और पाठ्यचर्या मूल्यांकन के उद्देश्यों की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा कि ये कहते हैं कि जो लक्ष्य होते हैं हमारे केवल प्रत्याशित प्रभावों का उपसमुच्चय है। इसको हम समझते हैं कि जो लक्ष्य क्या है हमारे? नेट क्वालिफाई, नेट एग्जाम। ठीक है, नेट एग्जाम। और प्रत्याशित प्रभाव क्या है? आपका क्वालिफाई। ठीक है, क्वालिफाई। तो ये कहते हैं कि जो हमारे लक्ष्य हैं ये केवल प्रत्याशित प्रभाव कि जो हमारा ये क्या है? क्वालिफाई हो जाए, हमारे पास क्वालिफाई हो जाए, तो ये इसका उपसमुच्चय। केवल हम जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं वो केवल उसको अच्छा पाने के लिए, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए ही हम करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहते हैं इस तरीके से नहीं होना चाहिए। मूल्यांकन के मॉडल्स को अलग तरीके से बात करते हैं। ठीक है, अलग तरीके से मानना चाहिए। तो ये जो प्रत्याशित प्रभाव होते हैं, प्रत्याशित प्रभाव क्या है? जो नेट एग्जाम है, हमारा उद्देश्य क्या है? क्वालिफाई करना। तो इसका उपसमुच्चय हम इसी के लिए पढ़ाई करेंगे जब तक हमारा नेट क्वालिफाई नहीं होगा। तो जो ये प्रभाव होते हैं इनको इन्होंने 2 भागों में बांटा है। ठीक है, 2 प्रकार के प्रभावों की बात करते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के प्रभावों की बात करते हैं। एक आपका होता है प्रयोजनात्मक, दूसरा क्या होता है आपका? गैर प्रयोजनात्मक। इसको बोलते हैं इंटेंडेड और इसको बोलते हैं अनइंटेंडेड। ठीक है, तो प्रयोजनात्मक और गैर प्रयोजनात्मक, इसका क्या होगा कि यदि प्रयोजनात्मक में हमको पता है कि हमारा एग्ज़ाम कब है? अगस्त में है मान लीजिए। ठीक है, तो जो हम अपनी पढ़ाई करेंगे, जो हमारा सिलेबस होगा वो हमारा कब? अगस्त तक ही ख़त्म होगा। इस
उससे पहले नहीं हो सकता है। तो ये प्रयोजनात्मक, मतलब ये जो प्रभाव को दो तरीके का मानते हैं कि ये जो प्रभाव होता है ये दो तरीके का होता है। एक प्रयोजनात्मक, यदि हमें पता है हमारा प्रयोजन, ठीक है, प्रयोजन के हिसाब से यदि हमें पता है कि हमें अगस्त तक नेट का एग्ज़ाम होगा, तो जो हम सिलेबस ख़त्म करेंगे, जो अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे, वो क्या अगस्त तक ही होगी, ठीक है। और यदि हमको पता चल जाए कि ये क्या जून चल रहा है, हमारा एग्ज़ाम 15 जून को है, ठीक है, तो ये जो हम अपना सिलेबस होगा 15 जून तक ही कैसे भी करके ख़त्म कर लेंगे। जो यदि हम आपको बोलते हैं कि आप प्रैक्टिस पेपर लगाइए, ठीक है, प्रीवियस पेपर लगाइए, पुराने साल के पेपर लगाइए, तो आपके जो पेपर होंगे ये कब तक लगेंगे, अगस्त तक। लेकिन यदि आपको पता चल जाए कि 15 जून को एग्ज़ाम है, तो आपके ये पेपर चाहे 10 हो चाहे 20 हो, 15 जून तक लग जाएंगे, ठीक है, ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए एक बुक होती है, आपको पता है कि आपका पेपर कब होगा, तो आप जो वो बुक पढ़ेंगे वो आप एग्ज़ाम तक पूरी पढ़ पाएंगे। यदि आपको पता चल जाए कि आपका एग्ज़ाम कल है, तो वो रात भर में पूरी बुक पढ़ जाएगी। इसी को ये कहते हैं प्रयोजनात्मक। ये प्रभाव जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। कि प्रयोजनात्मक में कि यदि हमको पता है कि हमारा उद्देश्य, यदि हमें हमारा उद्देश्य मालूम होगा, उद्देश्य हम निर्धारित कर देंगे, तो उस उद्देश्य के हिसाब से ही हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और हमारा जब उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो हम पढ़ाई करना बंद कर देंगे। इसीलिए ये उद्देश्यों की बात नहीं करते, ठीक है। ये कहते हैं ये इन्होंने दो प्रकार के प्रभावों को माना है, प्रयोजनात्मक और गैर प्रयोजनात्मक। गैर प्रयोजनात्मक में ये कहते हैं कि हमको पढ़ाई करते रहना है, हमारा एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, ठीक है। गैर, हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, हमको क्या करना है, केवल पढ़ाई करना है और हमारा एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। तो हमको इस तरीके से पढ़ाई करना है कि यदि हमारा एग्ज़ाम एक हफ्ते बाद भी हो, तो जो हमारा कंटेंट हो, जो हमारी प्रैक्टिस हो, वो बहुत अच्छी हो, चाहे वो 2 महीने बाद हो जाए, चाहे वो अभी हो जाए। तो ये कहते हैं कि हमको केवल पढ़ाई करते रहना है। इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। हमारा एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, हमको केवल और केवल पढ़ाई करनी है। पहले से कोई प्रयोजन नहीं होता है, ठीक है, पहले से हमारा कोई प्रयोजन नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। ये दो तरीके के प्रभावों को मानते थे, ठीक है। इन्होंने दो तरीके के प्रभावों को माना है, ठीक है। और इन्होंने दो प्रकार की अवधारणाओं को माना है। पाठ्यचर्या मूल्यांकन की इन्होंने अवधारणाओं को स्वीकार किया है। दो तरीके की अवधारणाएं होती हैं, ठीक है। दो तरीके के प्रभाव होते हैं और दो तरीके की अवधारणाओं को माना है। इतना आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है, कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं। ये जो अवधारणाएं हैं ये दो तरीके की मानी है। एक होती है आपकी रचनात्मक, दूसरी होती है आपकी योगात्मक। इसके क्वेश्चंस आपके फर्स्ट पेपर में भी आते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपका रिसर्च से जुड़ा हुआ है। और दूसरा होता है आपके रिसर्च में जुड़ा सेकंड पेपर में। ये सब आपका पहले से भी पढ़ा होगा, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं फॉर्मेटिव, कर सकते हैं सबमेटिव, ठीक है। तो रचनात्मक क्या होता है कि जब हम क्लास में पढ़ रहे हैं, तो ये कहते हैं मूल्यांकन हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। मूल्यांकन को ये दो तरीके से कर सकते हैं, एक रचनात्मक रूप में और एक योगात्मक रूप में, ठीक है। तो जो रचनात्मक प्रक्रिया होती है ये क्या होती है, ये प्राथमिक, जो आपकी पहली प्रक्रिया होती है, ये शुरुआती प्रक्रिया होती है, और ये क्या आपकी अंतिम प्रक्रिया होती है। तो जो आप कहते हैं, जो आपका क्लास, जो हम यदि आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते हम आपका क्लास टेस्ट ले लें, तो उसमें जो आपके परिणाम होंगे, जो आपको क्या होंगे, ये रचनात्मक होंगे। जो भी हम क्लास में पढ़ा रहे हैं उसमें जो हम क्वेश्चंस पूछते हैं, जो आपका रिजल्ट आता है, जो आपका हम क्लास टेस्ट लेते हैं, जो वीकली टेस्ट होते हैं, ये क्या होते हैं, आपका रचनात्मक मूल्यांकन होता है। और इसके अंतर्गत जो आपका योगात्मक मूल्यांकन होता है, ये क्या होता है, जब आपके साल के अंत में, ठीक है, पाठ्यचर्या समाप्त होने के बाद, सिलेबस समाप्त होने के बाद, आपका कोर्स पूरा होने के बाद जो आपके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होते हैं, और उसका जो रिजल्ट आता है, जो उसका परिणाम आता है, उसको क्या कहते हैं, योगात्मक मूल्यांकन। तो इन्होंने मूल्यांकन के दो तरीके के प्रकार बताए हैं, दो अवधारणाएं बताई हैं। ये कहते हैं कि ये कब होता है, पाठ्यचर्या मूल्यांकन, ये जो पाठ्यचर्या मूल्यांकन होता है, पाठ्यचर्या विकास प्रक्रिया में, ठीक है, विकास प्रक्रिया के दौरान। इसका मतलब है जब हम पाठ्यचर्या, जो अपनी करिकुलम है, जो सिलेबस है, उसको पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, क्लास में जब हम उसको पढ़ रहे होते हैं,
तब ये होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ में सुधार करने के लिए, मान लीजिए हमको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं, टीचर से पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आप जो पढ़ रहे हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है उसके पहले तक, ठीक है, आप यहाँ पे हमसे कोई चीज़ पूछ सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं और अपने रिजल्ट में क्या परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा नेट का, तो आपका जो परिणाम आ जाएगा, जो रिज़ल्ट आ जाएगा, फिर क्या आप उसमें सुधार कर सकते हैं कि आप चलिए, क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि चलो अच्छा हम मैडम से पूछ लेते हैं, तो अब अगली बार जो क्वेश्चंस करेंगे ये गलत, ये हम सही करेंगे, क्योंकि वो एग्ज़ाम आपको दोबारा से देने को नहीं मिलेगा। हाँ, वो आगे मिलेगा, नेट के एग्ज़ाम की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 10th के एग्ज़ाम है या 12th के एग्ज़ाम है, ठीक है, तो जो 10th का एग्ज़ाम आपने एक बार दे लिया, तो क्या जो आपकी मार्कशीट आ जाएगी, तो क्या आप उसमें दोबारा से सुधार कर सकते हैं कि चलो अच्छे से पढ़ के हम दोबारा से एग्ज़ाम दे लें? नहीं होता है ऐसा। तो ये वही है, ये जो पाठ्यचर्या, ये मूल्यांकन होता है, ये विकास प्रक्रिया के दौरान होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये परिणामों के अंत, जब जो परिणामों के आधार पर, परिणामों के अंत में होता है। जो हमारे परिणाम आ गए, मान लीजिए 60% आया या 50% आया, तो अब तो आ गए ना, तो इसके आधार पर हमारा होता है कि हमको कितना आता है, कितना नहीं आता है, ठीक है। तो ये जो क्या होती है, ये हमारी प्राथमिक अवस्था होती है, प्राथमिक, और ये क्या होती है, ये अंतिम अवस्था होती है। इसमें जो हम चीज़ों को देखते हैं ये अंत में देखते हैं, ठीक है। और इसमें क्या देखते हैं, प्राथमिक शुरुआत में देखते हैं कि अभी जैसे आपको जो भी चीज़ें नहीं आ रही हैं तो हम आपको सब चीज़ बता सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं और अपने आप में सुधार कर सकते हैं। लेकिन जब ये आपका फाइनल ईयर का एग्ज़ाम हो जाएगा, इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जो आपके परिणाम आएंगे उन्हीं के आधार पर आपका मूल्यांकन हो जाएगा। अभी तो हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपका क्लास टेस्ट लिया और आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे नहीं आए, तो हम आपको दोबारा से चीज़ों को समझाएंगे, आप भी मेहनत करेंगे, तो अपना जो आपका फाइनल ईयर का जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आप मेहनत करके अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। लेकिन जब आपका फाइनल ईयर का एग्ज़ाम हो जाएगा तो फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, आपके रिसर्च पेपर में भी या फर्स्ट पेपर में भी इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। और ये कहते हैं कि जो ये मॉडल होता है पाठ्यचर्या मूल्यांकन को, इन्होंने कुछ आधार बताए हैं, ठीक है, निम्न आधारों पर किया जाता है। ये कहते हैं, ये चीज़ समझ में आ गई कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। ये कहते हैं कि सबसे पहली चीज़ जो इसमें होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए, वैधता। वैधता, ये आधार बताए हैं कि इन आधारों पे ये मूल्यांकन होता है। मान लीजिए हम जो आपका रचनात्मक या योगात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं, तो ये क्या, इसमें वैलिडिटी, वैध होना चाहिए, वैधता होनी चाहिए। ये चीज़ें आप रिसर्च में बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत क्लियरली रूप से पढ़ेंगे, वैधता, विश्वसनीयता, ठीक है, वस्तुनिष्ठता, ये सब क्या होता है। लेकिन तो किसी भी कोई भी यदि हम रिसर्च करते हैं तो इनमें ये चीज़ों, ये गुण होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम करिकुलम की बात कर रहे हैं, तो करिकुलम सही हो, इसके लिए वो कैसा हो, वैलिड हो, उसकी वैलिडिटी हो, उसमें वैलिडिटी का गुण हो, ठीक है, वैधता होनी चाहिए। इसके बाद क्या, आपका महत्व, इम्पोर्टेंट, महत्व होना चाहिए। जो करिकुलम हम मूल्यांकन कर रहे हैं वो कैसा, महत्व हो उसका, इम्पोर्टेंट हो वो। अगला आपका व्यापकता, ब्रॉड, ठीक है, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठ हो, साम्यिकता, ये सब किसके, ये आपके इनके आधार माने जाते हैं। ये जो पाठ्यचर्या मूल्यांकन की बात करते हैं, ये निम्न आधारों पर करते हैं, ठीक है। कंटेम्प्रेरी, साम्यिकता, दक्षता, ठीक है, कैपेबिलिटी, विश्वसनीयता, ये चीज़ें आप सभी लोगों को पता होगी। विश्वसनीयता क्या होती है, रिलायबिलिटी, ठीक है, प्रासंगिकता,
ये चीज़ें आपकी सब रिसर्च की पढ़ी होगी। तो ये जो स्क्रीवन है ये मानते हैं कि यदि हम किसी भी इसका मूल्यांकन कर रहे हैं तो इसके लिए ये चीज़ें जरूरी होना चाहिए। उस मूल्यांकन में वैध होनी चाहिए, व्यावहारिक होना चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, साम्यकता होनी चाहिए, दक्षता होनी चाहिए, विश्वसनीयता, प्रासंगिकता। इसका मतलब है कि जब यदि चाहे तो वो हम रचनात्मक मूल्यांकन करें, रचनात्मक मूल्यांकन में हमें आपको पता है क्या होता है, और या चाहे हमको योगात्मक मूल्यांकन करें, योगात्मक क्या अंत में करें, ठीक है। जो आपकी सेमेस्टर प्रणाली होती है तो इसको क्या कहेंगे, रचनात्मक मूल्यांकन, जो पूरा का पूरा अंत में होता है, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, योगात्मक मूल्यांकन। तो कैसे होने चाहिए, ये वैलिड होने चाहिए, इसकी इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, और क्या व्यापक होनी चाहिए, ठीक है, कि जो हम क्वेश्चन जो हमारा मूल्यांकन है वो सही तरीके हो सके। वस्तुनिष्ठता का क्या मतलब होता है, ऑब्जेक्ट। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है कि जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो रहे हैं। मान लीजिए हमने किसी क्वेश्चन को पूछा और उसमें 4 ऑप्शन रख दिए, तो बस के तो वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, साम्यकता होनी चाहिए, दक्षता क्या, जो मूल्यांकन आपका हो रहा है वो आप उसमें कितने निपुण हैं, ठीक है। विश्वसनीयता, विश्वसनीय है कि नहीं है, विश्वसनीय कितना, शुद्ध कितना है, कि विश्वसनीयता के हिसाब से कि मतलब जो लिया गया है वो परीक्षण जो मूल्यांकन किया है उसमें विश्वसनीयता है कि नहीं है, ठीक है। प्रासंगिकता है कि नहीं है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये होता है, ठीक है। तो इसके आधार पर यह मूल्यांकन किया जाता है कि यह मॉडल कितना सही है और कितना गलत है, कि जो आपका मॉडल ये बनाएंगे तो इन चीज़ों को इसमें देखते हैं, फिर ये अनुमान लगाते हैं कि ये मॉडल, जो मॉडल का मूल्यांकन किया जा रहा है, यदि ये सारे गुण उस मॉडल में होते हैं, उस मूल्यांकन जो आपका करिकुलम होता है उसमें होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपका करिकुलम है, ये जो मॉडल है वो सही है, अन्यथा गलत है, ये गुण इसमें होने चाहिए, ठीक है। तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला मॉडल जो आपका आता है किर्कपैट्रिक का मॉडल। किर्कपैट्रिक का मॉडल, ठीक है। तो जो ये मॉडल है आपका 1990, ये जो मॉडल है आपका ये दिया गया था 1994 में दिया गया था किर्कपैट्रिक ने। ये जो मॉडल है, ये मॉडल शिक्षा के उद्देश्यों को पाने के लिए 4 स्तरों की बात करता है। क्या, 4 स्तर की बात करता है कि 4 स्टेप में हम अपने शिक्षा के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये 2 अवस्थाओं को मानते हैं, पूर्ववर्ती अवस्था दूसरी उत्तरवर्ती अवस्था। तो ये कहते हैं उत्तरवर्ती अवस्था क्या है, पूर्ववर्ती अवस्था क्या है, उसमें पहले आप ये समझ लीजिए उत्तरवर्ती अवस्था क्या होती है और पूर्ववर्ती अवस्था क्या होती है। जो पूर्ववर्ती अवस्था होती है कि आपका पहले का ज्ञान, कि आप जब हमारा वीडियो नहीं देख रहे हैं, आप कोई भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, तब का ज्ञान। ऐसा तो नहीं है कि आपको हमारी वीडियो देखने के बाद ही सारी चीज़ें आ रही होंगी, इसके पहले भी तो आपको कुछ आता होगा। तो ये होती है आपका पूर्व ज्ञान, ठीक है, पूर्व ज्ञान, इसको कहते हैं पूर्व ज्ञान। तो इसमें क्या, उत्तरवर्ती अवस्था मतलब आपको ज्ञान मिलने के बाद की अवस्था, ज्ञान पाने के बाद की अवस्था, मतलब ज्ञान प्राप्त होने के बाद, मतलब कि यहाँ पे क्या, आपका पहले का ज्ञान आपने हमारी क्लास में नहीं ली है, और यहाँ का क्या होता है, आपका ज्ञान की आप हमारी क्लासों को देख रहे हैं, हमारी क्लासों को पढ़ रहे हैं और उनसे कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो प्रत्येक उत्तरवर्ती अवस्था, कि जो आपको ज्ञान प्राप्त होने के बाद की जो अवस्था होती है, प्रत्येक उत्तरवर्ती अवस्था आपकी किसके आधार पर चलती है, पूर्ववर्ती अवस्था। कि पूर्ववर्ती अवस्था में जो आपको ज्ञान दिया जाता है, जो आपको सूचनाएं दी जाती हैं, इनके आधार पर चलती है। कैसे चलती है, तो जो आपकी पूर्ववर्ती, ये मान लीजिए जो आपकी उत्तरवर्ती अवस्था है, यहाँ पे आपका क्या हुआ, आपको ज्ञान दे दिया गया। अब इसके बाद जो आपकी पूर्ववर्ती अवस्था आएगी तो यही हो जाएगी ना, यही आपकी पूर्ववर्ती अवस्था हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि जब तक आपने 10th पास नहीं किया, तो जो आपकी 9th है वो क्या है, ये आपकी पूर्ववर्ती अवस्था है, और ये आपकी 10th क्या हो गई, ये आपकी उत्तरवर्ती अवस्था हो गई, ठीक है।
तो जो पूर्ववर्ती अवस्था होती है, ये कहते हैं जो प्रत्येक उत्तरवर्ती अवस्था होती है, ये आपके पूर्ववर्ती अवस्था में ज्ञान एवं सूचनाओं के आधार पर चलती है। तो यहाँ पे जो आपको 9th में जो आपको ज्ञान दिया गया, इसके आधार पर ही आपको उत्तरवर्ती अवस्था चलेगी। तो 10th का ज्ञान दिया जाएगा। अब जो 10th के बाद आपको क्या दिया जाएगा, 11th का ज्ञान दिया जाएगा। तो ये जो 10th आपका उत्तरवर्ती अवस्था है, यही आपका क्या पूर्ववर्ती अवस्था बन जाएगा, क्योंकि अब आपको इसके बाद 11th का ज्ञान चाहिए, तो ये आपकी पूर्ववर्ती अवस्था बन जाएगा। तो ये कहते हैं कि प्रत्येक उत्तरवर्ती अवस्था जो निर्धारित करती है, वो किस पे निर्धारित करती है, पूर्ववर्ती अवस्था में ज्ञान एवं सूचनाओं के आधार पर चलती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। और ये जो आपका मॉडल है किर्कपैट्रिक का, तो ये कहते हैं ये निचले स्तर से चलता है, निचले स्तर से चलता है और अंत में विकास करते हुए उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं या 4 स्तर बताए हैं इसके, उनकी बात करते हैं। 4 स्तर कौन कौन से हैं? 4 स्तरों में ये बात करते हैं आपकी प्रतिक्रिया। पहले आपका क्या होगी, प्रतिक्रिया। 4 स्तर, निचले स्तर, सबसे पहले क्या होगी, प्रतिक्रिया। इसके बाद क्या होगा आपका अधिगम, अंतरण और परिणाम। इस तरीके से ये होता है। तो ये कहते हैं कि जो हमारी सीखने की अवस्था होती है वो निचले स्तर से चलती है। ठीक है, तो ये सब आप जानते ही होंगे। प्रतिक्रिया क्या होती है, आपका रिएक्शन हो गया। ठीक है, रिएक्शन हो गया। अधिगम क्या हो गया, लर्निंग। अंतरण क्या होगा, ट्रांसफर बिहेवियर। ठीक, ट्रांसफर बोल सकते हैं, ट्रांसफर आउटकम, आउटकम या रिजल्ट बोल सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट बोल सकते हैं इसको। तो प्रतिक्रिया सबसे पहले निचले स्तर से जब हम सीखते हैं तो धीरे 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 सीखते हुए उच्च स्तर पर पहुंचते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है, ये जो मॉडल होता है, यहाँ पे मूल्यांकन निचले स्तर से शुरू किया जाता है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को देखते हैं तो आपका ये मॉडल भी बनेगा, तो इसी तरीके का बनेगा। इसमें हम इस तरीके का आपका बना हुआ है मॉडल। ठीक है, तो पहला आपका प्रतिक्रिया, पहला हो गया। दूसरा आपका अधिगम, लर्निंग। तीसरा आपका अंतरण और चौथा परिणाम, आउटकम। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ से ये चलता है आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो इस तरीके का मॉडल बनता है। अब हम बात करते हैं प्रतिक्रिया में होता क्या है। ठीक है, प्रतिक्रिया में होता क्या है, तो जब टीचर क्लास में आता है, ठीक है, तो बच्चों को देखता है, बच्चों से क्या गुड इवनिंग करता है या गुड मॉर्निंग करता है। ठीक है, और बच्चों से क्या, बच्चों को समझता है कि वो किस तरीके का रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बच्चों को पढ़ाता है। ठीक है, तो इसमें ये देखते हैं कि जब टीचर बच्चों को क्लास में पढ़ा रहा होता है तो बच्चे किस तरीके का रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जब हम आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आप लोग किस तरीके का रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब टीचर पढ़ा रहा है तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे, कुछ क्लासों में ऐसा होता है कि टीचर पढ़ा रहा है, बच्चों को नींद आ रही है। तो ये किस पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है, ये प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं हम पहले, कि जब बच्चे यहाँ पे रिएक्ट, रिस्पॉन्स, बच्चे का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है और बच्चे के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ही टीचर का पढ़ाने में मन लगता है। तो और लेकिन दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। यहाँ पे जो छात्र होता है, जो टीचर होता है, यदि टीचर अच्छी टेक्निक के माध्यम से यहाँ पे जो पाठ्यचर्या, जो सामग्री का वो यूज कर रहा है, वो मनोरंजन के माध्यम से या इस तरीके की यूज कर रहा है कि बच्चे इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, तो बच्चे, छात्र अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो छात्र होंगे वो क्या होंगे, रिएक्शन करेंगे। ठीक है, प्रतिक्रिया करेंगे, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देंगे। लेकिन वहीं पे
जब छात्रों को टीचर पढ़ाता है तो जो स्टूडेंट होते हैं वो बोरिंग करते हैं, अच्छा रिएक्ट नहीं देते हैं, तो यहाँ पे टीचर पे भी प्रभाव पड़ता है। टीचर का क्या होता है, पढ़ाने में मन नहीं लगता है, तो दोनों चीज़ें अच्छी होती हैं। लेकिन यहाँ करिकुलम बेस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे केवल हम टीचर की बात कर रहे हैं कि जब टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है तो यहाँ पर ये देखते हैं कि बच्चे किस तरीके का रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है बच्चे पढ़ने के इच्छुक नहीं है, पढ़ने की टीचर क्लास में जाता है और बच्चे बोल देते हैं सर आज मत पढ़ाइए, मैडम आज मत पढ़ाइए, कल पढ़ लेंगे, आज पढ़ने का मन नहीं है। तो ये निर्भर करता है आपकी पाठ्यचर्या सामग्री। ठीक है, जो आपकी पाठ्यचर्या सामग्री है इसका प्रारूप कैसा है, हम किस तरीके की पाठ्यचर्या की जो सामग्री है, किस तरीके के स्किल्स यूज कर रहे हैं, किस तरीके का कौशल यूज कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने में। यदि हम बच्चों को इंटरेस्ट के साथ और अच्छे से अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चा क्यों नहीं पढ़ेगा, बताइए क्यों नहीं पढ़ेगा, बच्चा पढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम किसी चीज़ को देखते हैं कि जब जो टीचर होता है जब स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है तो उनका रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है कि पाठ्यचर्या सामग्री का प्रारूप कैसा है, कि जो बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं, जो सामग्री बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो जो शिक्षण कार्य में अच्छी है कि नहीं है, जो शिक्षण सामग्री का हम यूज कर रहे हैं तो शिक्षा के लिए अच्छी है, शिक्षा के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। तो यहाँ रिस्पॉन्स यदि वो अच्छी होगी तो बच्चों का प्रतिक्रिया प्रदर्शन कैसा होगा, अच्छा होगा। आप लोग देखते होंगे कि कोई कोई टीचर ऐसे होते हैं कि उनके आते ही बच्चे क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ने लगते हैं, और कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि आने से ही बच्चे बैठ जाते हैं कि हमको नहीं पढ़ना, ये टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाएगा। तो यहाँ पे हम प्रतिक्रिया की जब पाठ्यचर्या का मूल्यांकन करते हैं तो इसकी बात करते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या बात होती है, अधिगम, लर्निंग, बच्चे ने किस सीमा तक सीखा तथा कितना सीखा। ठीक है, बच्चे ने कितना सीखा। ठीक है, मूल्यांकन की इस अवस्था को स्माइल सीट भी कहते हैं। ठीक है, स्माइल सीट, प्रतिक्रिया की स्माइल सीट का मतलब कि बच्चे को जब टीचर सिखा रहा है तो कितनी अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहा है, कितना अच्छा रिएक्ट कर रहा है, तो इसको स्माइल सीट भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे को अधिगम कितना सीख लिया। ठीक है, यहाँ पे बच्चे ने कितना सीखा से मतलब है कि जो आपका उद्देश्य था, जो आपका करिकुलम था, जो आपका सिलेबस था वो तो पूरा हुआ ही हुआ। इसके प्लस साथ साथ बच्चे में क्या, ज्ञान, नॉलेज, ठीक है, स्किल्स, ठीक है, स्किल्स और क्या, कौशल हो गया, ज्ञान हो गया, इसके व्यवहार, बिहेवियर क्या परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, इनमें चेंज आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे हम इस चीज़ की भी ध्यान रखते हैं कि बच्चे की जो अभिवृत्ति है, आपकी स्किल्स हैं, आपका ज्ञान है, आपके कौशल है, इसमें भी ग्रोथ हुई कि नहीं हुई, इनमें भी सुधार हुआ कि नहीं हुआ। केवल उसी से रिलेटेड नहीं है कि जो आपका सब्जेक्ट था, जो आपका सिलेबस हुआ, आपने उतना ही सीख लिया, उतने के साथ साथ इसमें आपके नॉलेज में, आपकी अभिवृत्ति में, आपकी स्किल्स में सुधार आया कि नहीं आया, आपका विकास हुआ कि नहीं आया, उसमें ग्रोथ हुई कि नहीं हुई। इसका एक अधिगम में हम कह सकते हैं कि आपको मान लीजिए हमने 100% पढ़ाया, आपने इसमें कितना 50% सीखा या 60% सीखा, कितना सीखा, कितनी आपकी नॉलेज में कितना चेंज आया। ठीक है, इसके बाद अंतरण, अंतरण में क्या होता है, ट्रांसफर, अंतरण। तो इसको अधिगम को और अंतरण को बहुत से लोग एक ही चीज़ समझ लेते हैं, लेकिन इसमें बहुत अंतर होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो ज्ञान को और उसके नॉलेज को और उसकी अभिवृत्ति को एवं उसके बिहेवियर को, उसकी कौशल को किसमें व्यवहारिक रूप में देखने की बात करता है आपका अंतरण, मतलब कि ट्रांसफर, कि हमने आपको जो चीज़ें सिखाई तो आपके व्यवहार में वो चीज़ें प्रदर्शित हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। हमको कैसे पता चलता है कि व्यक्ति शिक्षित है, केवल सूचना देने भर से थोड़ी पता चलता है कि व्यक्ति शिक्षित है। जैसे मान लीजिए हमने आपको थांडाई का सिद्धांत सिखाया, ठीक है, थांडाई का सिद्धांत सिखाया या आपका पावले का सिद्धांत सिखाया, तो इसका जो यूज है आपने यहाँ पे सीख लिया, इन्होंने बिल्ली पे किया, इन्होंने कुत्ते पे किया, इन्होंने इंसान में किया और इन्होंने क्या देखा, आपका संबंध देखा, तो ये सब सीख लिया। लेकिन इसका यूज जब आप समाज में देखेंगे, व्यवहार में देखेंगे, तो क्या आप समझ पाएंगे कि यही वो चीज़ है, किस तरीके से व्यवहारिक रूप में। जैसे मैंने आपको करिकुलम पढ़ाया, ठीक है, अब करिकुलम कोई चीज़ें आप पढ़ लो कि भाई नहीं यहाँ पे डिज़ाइन बनाना है, यहाँ पे इसका होगा, आपका क्रियान्वयन होगा, यहाँ पे लागू होगा, लेकिन इसी को हमने एग्जाम्पल देके
आपको खाने का एग्जाम्पल दे दिया कि यहाँ पे आपको खानों को क्या करना है, बनाना है स्टेप में, कि किस तरीके से आटा मारेंगे, किस तरीके से सब्जी बनाएंगे। इसके बाद इसको क्या एक स्टेप बाई स्टेप बनाना है। मूल्यांकन का आपने टेस्ट लिया, वो आपका मूल्यांकन, किसी दूसरे व्यक्ति को खिलाया, वो दूसरे का मूल्यांकन। तो हमने आपको व्यवहारिक तरीके से समझा दिया कि क्या होता है। अब यही चीज़ें आपने यहाँ पे तो अधिगम कर ली, ठीक है, आपने चीज़ों को सीख लिया, ठीक है। इसके बाद आपको अंतरण से मतलब वो चीज़ें आपके अंदर गई कि नहीं गई, आप उसका यदि उसी तरीके का क्वेश्चन आपके सामने दोबारा आ जाएगा तो उसको सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जैसे जो हमारा नेट का एग्ज़ाम होता है, ये कैसा होता है, अप्लाइड मोड होता है, अप्लाइड मोड होता है। तो जो चीज़ें हमको यहाँ सीखनी तो है, उन चीज़ों को नियम, कोई भी नियम होता है या आपका कोई सिद्धांत है तो यहाँ पे हम पढ़ तो लेते हैं, क्या उसी सिद्धांत से आपका क्वेश्चन आ जाता है, नहीं आता है। तो आपको अप्लाइड मोड पे पढ़ना होता है। जैसे आपका कोई प्रयोजनवाद का क्वेश्चन था, उसमें आया था भूखे भजन न होई गोपाला, वो क्वेश्चन आया था, तो क्या ये आपको कहीं दिखा मिल जाएगा इसमें? मतलब आपका दिमाग आपने कितना अपने अंदर इसको ट्रांसफ़र किया है कि यदि उस तरीके की आगे आपको कोई प्रॉब्लम मिलेगी, उस तरीके की समस्या आपके सामने आएगी, तो आप उसका अप्लाइड मोड आप उसको यूज कर पाएंगे, क्योंकि आपने उसको बहुत अच्छे से सीख लिया है। आप उस तरीके का कोई भी चीज़ आपके सामने आ जाएगी तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप इसका मतलब है जैसे आपको मैथ में कोई सूत्र बता दिए जाते हैं, लेकिन आपको जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो अलग अलग होते हैं। ये तो आपके दिमाग के ऊपर काम करता है कि आपको उसी तरीके का, उसी आपको सूत्र का यूज करना है, उसी आपको आपका नियम का यूज करना है और अगले सवाल को आपको लगाना है। तो अप्लाइड मोड की बात करता है अंतरण की आपने कितना सीखा, आप नेट के एग्जाम में उन चीज़ों को प्रदर्शित कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ मैं आपको सारी चीज़ें समझा रही हूँ, लेकिन बात वो होती है कि जो आप यदि एग्ज़ाम में उसका अप्लाइड मोड प्रदर्शित कर लें, आप अपने अंतरण, यदि आपने ज्ञान का अंतरण किया है तो आप वहाँ व्यवहारिक तरीके से उसका यूज कर पाएंगे। उस ज्ञान को आप व्यवहारिक तरीके से यूज कर लें, इसको कहते हैं अंतरण, ट्रांसफर, ठीक है। जो आपका ज्ञान था, जो आपका नॉलेज था, जो आपकी अभिवृत्ति थी, ये क्या था, ये आपने इसमें व्यवहार में अप्लाइड मोड पर व्यवहारिक तरीके से उसमें यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सीख तो आपने लिया, अब इसका व्यवहारिक यूज करना अप्लाइड मोड इसको कहते हैं, ठीक है। बहुत लोग इन दोनों को सेम समझ लेते हैं, तो ये दोनों सेम नहीं है, बहुत अंतर है। यहाँ पे केवल आप चीज़ों को सीखते हैं। आपको नेट का एग्जाम जो सिलेबस हमने पढ़ा दिया, आपने पूरा रट लिया, सीख लिया, तो आपको कुछ ना कुछ आपके ज्ञान में नॉलेज हुई, कौशल में वृद्धि हुई, व्यवहार में। लेकिन आप इसी नॉलेज का जब आप व्यवहारिक तरीके से प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन कोई भी आ जाएगा, आप उसको सॉल्व कर लेंगे, तो आपका क्या होगा, अंतरण हो जाएगा। इसके बाद आउटकम तो आप जानते ही हैं, परिणाम आ जाएगा। जब आप चीज़ों को सीखेंगे तो आपका क्या आएगा, अंत में परिणाम आ जाएगा, ठीक है। कि जो हम सीख रहे थे, जो यहाँ पे हमने निचले स्तर से जो शुरुआत की थी, तो धीरे धीरे हम उच्च स्तर पर पहुँच जाते हैं। जो हमारा उद्देश्य होता है उसको प्राप्त कर लेते हैं। कितने अच्छे से प्राप्त करते हैं, किस सीमा तक प्राप्त करते हैं, कितना हमारा आउटकम होता है। तो यहाँ पे हम कितनी बात करते हैं, रिजल्ट की बात करते हैं। तो ये मॉडल भी आपका पूरा हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। इसके कुछ क्वेश्चन है, मैं वो देख लेती हूँ। ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं, जो हमने आपको रचनात्मक मूल्यांकन एवं आपको योगात्मक मूल्यांकन पढ़ाया है। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। रचनात्मक मूल्यांकन किससे जुड़ा हुआ है? अध्यापन, अधिगम प्रक्रिया का गुणवत्ता अनुसरण, तय मानकों के रूप में छात्रों की निष्पत्ति का स्थिरीकरण, अधिगमकर्ताओं की अगली कक्षा में प्रोन्नति के बारे में निर्णय, शिक्षकों की जवाबदेही संबंधी मानक। तो इसमें आपका रचनात्मक मूल्यांकन में हमने आपको पढ़ाया कि जब हम आप क्लास में चीज़ों को सुधारने के लिए, आपका ज्ञान में और ज़्यादा वृद्धि करने के लिए क्लास टेस्ट लेते हैं, आपका समय समय पर मूल्यांकन करते हैं, आपको सजेशन देते हैं, तो ये रचनात्मक मूल्यांकन होता है। तो अध्यापन, अधिगम प्रक्रिया का गुणवत्तापूर्वक अनुश्रवण, तय मानकों के रूप में छात्रों की निष्पत्ति का स्थिरीकरण, तो ये आपका होगा योगात्मक मूल्यांकन, बी ऑप्शन नहीं होगा। अधिगमकर्ताओं को अगली कक्षा में प्रोन्नति के बारे में निर्णय, तो ये भी आपका योगात्मक अंतिम मूल्यांकन होगा। शिक्षकों की जवाबदेही संबंधी मानक, तो ये आपका नहीं होगा। तो इसका आपका राइट ऑप्शन होगा अध्यापन, अधिगम प्रक्रिया का गुणवत्तापूर्वक अनुसरण, ठीक है। तो आप सभी को लोग जानते होंगे। तो इसमें क्या करते हैं कि हम आपके गुणवत्ता में सुधार करते हैं, आपकी जो चीज़ें हैं प्रक्रिया में सुधार करते हैं, तो मतलब कि जिससे आपका जो योगात्मक मूल्यांकन हो वो और ज़्यादा बेटर हो सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें, योगात्मक मूल्यांकन का अर्थ।
योगात्मक, अब ये देखिए, ये भी समझिए योगात्मक मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। स्कूली कार्यक्रम में निश्चित समय पर अधिगम परिणामों का आकलन, पाठ्यक्रम निर्माणकर्ता द्वारा तय कार्यों में छात्रों की भागीदारी को बढ़ावा देना, छात्रों के अभिप्रेरण में संवर्धन तथा उसे बनाए रखना, बेहतर अधिगम हेतु प्रतिपुष्टि देना। तो आपको पता होगा योगात्मक जो मूल्यांकन होता है वो जब आपका सेमेस्टर खत्म हो जाता है, आपका पूरा साल खत्म हो जाता है, एक समय सीमा जो होती है वो समाप्त होने के बाद जो आपका लास्ट में जो आपका फाइनल ईयर एग्ज़ाम होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। जो सबसे लास्ट में होता है जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है उसके बाद जो हम आपका मूल्यांकन करते हैं, जो आपका परिणाम निकल के आते हैं उसको योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तो इसमें देखिए आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। स्कूली कार्यक्रम में निश्चित समय पर अधिगम परिणामों का आकलन, पाठ्यक्रम निर्माणकर्ता द्वारा तय कार्यों में छात्रों की भागीदारी को बढ़ावा देना, ये नहीं होगा। छात्रों की अभिप्रेरण में संवर्धन तथा उसे बनाए रखना, तो ये तो आपका रचनात्मक में आ जाएगा। बेहतर अधिगम हेतु प्रतिपुष्टि देना, ये भी आपका रचनात्मक में आ जाएगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, स्कूली कार्यक्रम में निश्चित समय पर अधिगम परिणामों का आकलन करना। एक टाइम होता है और उसमें जो आपकी अंतिम परिणाम होता है। ये अगला क्वेश्चन है, निर्माणात्मक मूल्यांकन की अवधारणा में निम्नलिखित में से क्या अंतर्निहित है। बेंचमार्किंग प्रदत्तों को अनिवार्य माना जाना चाहिए, अंतिम चरणों में अधिगम का आकलन किया जाना चाहिए, अधिगम का सतत प्रबंधन और अनुश्रवण होना चाहिए, अधिगम परिणाम की दृष्टि से छात्रों को ग्रेड प्रदान करने पर बल दिया जाना चाहिए। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन की अवधारणा में निम्नलिखित में से क्या अंतर्निहित है। निर्माणात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन एक ही होता है, इसको इंग्लिश में फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपको पता है कि रचनात्मक मूल्यांकन में या निर्माणात्मक मूल्यांकन में, फॉर्मेटिव मूल्यांकन में क्या होता है कि हम जो क्लास में बच्चों को और ज़्यादा सुधार करने के लिए, उनकी टीचिंग को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए समय समय पर टेस्ट लेते हैं और उनकी टीचिंग को अच्छा करते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तो बेंचमार्किंग प्रदत्तों को अनिवार्य माना जाना चाहिए, ये नहीं होगा। अंतिम चरणों में अधिगम का आकलन किया जाना चाहिए, तो ये तो आपका योगात्मक समेटिव होगा, ये फॉर्मेटिव नहीं होगा। अधिगम का सतत प्रबंधन एवं अनुश्रवण होना चाहिए, तो ये आपका निर्माणात्मक होगा, फॉर्मेटिव। अधिगम परिणाम की दृष्टि से छात्रों को ग्रेड प्रदान करने पर बल दिया जाना चाहिए। जब हम छात्रों को ग्रेड प्रदान करते हैं तो वो आपका कैसा, समेटिव योगात्मक मूल्यांकन हो जाता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा कि अधिगम का सतत प्रबंधन एवं अनुश्रवण होना चाहिए। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि वही होता है कि जब हम क्लास में बच्चों में सुधार करने के लिए टाइम टाइम पर टेस्ट लेते हैं तो अधिगम का सतत प्रबंधन एवं अनुश्रवण मतलब बराबर से उनको देखना चाहिए एवं उनकी शिक्षण व्यवस्था में सुधार करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ आपके आंसर थे। एक क्वेश्चन और आपके सामने ये है, निम्नलिखित में से पाठ्यक्रम निर्माण के किस उपागम में रचनावादी अभिमुखीकरण स्पष्टता दिखाई देगा, ठीक है। तो आपके निम्नलिखित में से पाठ्यक्रम निर्माण के किस उपागम में रचनावादी अभिमुखीकरण स्पष्टता दिखाई देगा। अधिगम कार्यों का कार्य विश्लेषण, ठीक है, अधिगम कार्यों का कार्य विश्लेषण, पाठ्यक्रम निर्माण का मूल्यांकन उपागम, पाठ्यक्रम विकल्प के साधन के रूप में अवधारणा मानचित्रण, पाठ्यक्रम में इनपुट प्रक्रिया पर बल देना। तो रचनात्मक मूल्यांकन की बात हो रही है और यहाँ पूछ रहे हैं पाठ्यक्रम निर्माण, जब हम पाठ्यक्रम बनाएंगे, ठीक है, पाठ्यक्रम निर्माण के किस उपागम में रचनावादी अभिमुखीकरण स्पष्टता दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमको उस चीज़ को देखना है कि जब हमारा जो करिकुलम है वो समाप्त नहीं होता है, बीच में ही कैसा होगा। अधिगम कार्यों का कार्य विश्लेषण ये हो सकता है, पाठ्यक्रम निर्माण का मूल्यांकन उपागम तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ये तो समेटिव में आ जाएगा। पाठ्यक्रम विकल्प के साधन के रूप में अवधारणा मानचित्रण तो ये आपका हो सकता है,
ठीक है, हो सकता है। अगला है पाठ्यक्रम में इनपुट प्रक्रिया पर बल देना। तो इनपुट प्रक्रिया पर बल देना तो ये नहीं होगा। पाठ्यक्रम विकल्प के साधन के रूप में अवधारणा मानचित्रण, इसको हम सीखने और सिखाने की प्रोसेस भी कहते हैं कि जो आपका रचनात्मक मूल्यांकन होता है, जो रचनात्मक दृष्टिकोण होता है, आपका सीखने सिखाने की प्रोसेस भी इसको बोल सकते हैं। बच्चे इसमें स्वयं अंतःक्रिया भी करते हैं, वातावरण के साथ करते हैं, ठीक है, अपने अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं एवं अंतःक्रिया के माध्यम से ज्ञान को सीखते हैं। तो इसमें जो बच्चे होते हैं स्वयं सीखते हैं, अपने जिज्ञासाओं में, मतलब जिज्ञासाओं की पूर्ति करने के लिए सक्रिय भाग लेते हैं। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा पाठ्यचर्या विकल्प के साधन के रूप में अवधारणा का मानचित्रण, क्योंकि इसमें हम करिकुलम बनाने की बात कर रहे हैं। तो पाठ्यचर्या निर्माण में पाठ्यक्रम विकल्प के साधन के रूप में अवधारणा मानचित्रण, ये हम पहले से ही अपने दिमाग में एक अवधारणा मानचित्रण कर रहे हैं, बना रहे हैं कि जो हम ये पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं वो किस तरीके का होगा, बच्चे किस तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके थे, इसके अकॉर्डिंग मैंने करवा दिए हैं जो क्वेश्चंस आपके आए हुए थे। थैंक यू।